पिछले कई महीनों से मार्केट की हालत ऐसी हो चुकी है जिसका जवाब ही नहीं है, जिसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। मार्केट के अंदर कुछ अपडेट अगर निकल कर आता है, कुछ गुड न्यूज़ निकल कर आते हैं, कुछ अच्छी अपडेटें अगर निकल कर आती है, उसके बावजूद भी वो अपडेट एक तरफ और मार्केट नेगेटिव जा रहा है एक तरफ, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं मार्केट के अंदर, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारी मार्केट के साथ हो रहा है, बल्कि दुनिया भर के मार्केट के साथ यही सारी चीज़ें हो रही है। देखिए, आज के अगर मार्केट की बात करें तो आज भी हमारी मार्केट के अंदर बहुत ही बुरा हाल है। उसको लेकर अभी हम डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद दो जो बहुत बड़ी खबरें हैं, जो एक गुड न्यूज़ के तौर पे होना चाहिए, लेकिन मार्केट उसके ऊपर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा चीज़ें जो है उल्टी चीज़ें निकल कर आ रही है कि भाई मार्केट उल्टी नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। दूसरी बात, एक और भी हमारा पॉइंट रहने वाला है कि पिछले 1 ईयर में मार्केट को आपने देखा है कि लास्ट के जो 6-7 मंथ रहे हैं वो काफ़ी हद तक के बुरा महीना रहा है और बहुत बुरा परफॉर्म किया है इंडियन स्टॉक मार्केट और साथ में दुनिया भर की मार्केट भी। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास कुछ ऐसे स्कीम है, टोटल मैं 4 स्कीम बताने वाला हूँ, जहाँ पर पिछले एक साल में 49% से लेकर 50% से लेकर 90% तक का रिटर्न्स दिया है। तो आखिर उस स्कीम के अंदर, उन फंड्स के अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है, या फिर क्या है जो कॉमन है उन चारों फंड के अंदर, ये चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर इस तरह के बिजनेसेस के बारे में आपको जानना या पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऑफ कोर्स बी फाइनेंसर आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। सबसे पहले हम मार्केट के ऊपर आते हैं। देखिए, मार्केट में आज की अगर मैं बात करूँ, कल की अगर बात करें मार्केट को लेकर, तो कल के डेट में भी अच्छी खासी गिरावट यूएस की मार्केट के अंदर हुआ था, और ये सब रीज़न है रेसिप्रोकल टैरिफ। समझ रहे हैं ना, क्योंकि कई सारे देशों के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ था कि टोटल 60 देश ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था। अब ट्रंप ने लगाया तो जाहिर सी बात है कि भाई अगला देश भी उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा और बिजनेसेस ऐसे में ख़राब होंगे। और क्यों ख़राब होंगे उसके पीछे का मैंने रीज़न भी बताया था, महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये टोटली सारे रीज़न है। कुल मिलाकर ये कि भाई ये टैरिफ की वजह से कल के डेट में खुद यूएस की मार्केट में बहुत बुरी तरह की गिरावट हो गई थी, और उससे पहले भी नैस्डैक के अंदर 5% की गिरावट हुई थी। आज भी आप देखेंगे तो डाउ के अंदर आपको 3% से ज़्यादा की गिरावट हो रखी है, नैस्डैक के अंदर भी 1% से ज़्यादा की गिरावट हो रखी है। अगर हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें आज के डेट में, तो आप देख ले तो लार्ज कैप जो है, यानी निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, इन तमाम तर जगहों पे 1% से ज़्यादा की गिरावट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस टाइम पे है। उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप की गिरावट की बात करें तो 3% प्लस की गिरावट हो चुकी है। 3% से ज़्यादा की गिरावट अभी तक शो हो रहा है। अब इन द एंड मार्केट क्लोज होते टाइम तक के क्या सिचुएशन रहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर अगर आप वीडियो को रात में देख रहे हैं तो उस टाइम पे, मतलब मार्केट बंद होता है तो किस सिचुएशन में बंद होता है वो आने वाला टाइम बताएगा, और ये चीज़ें देखने वाली होगी। तो ये सारा जो रीज़न है, ये इन गिरावटों के पीछे का जो रीज़न है, बहुत ज़्यादा आपको इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं कि भाई इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो रेसिप्रोकल टैरिफ जो हाल फिलहाल में 2 अप्रैल को जो लगाया गया है वो चीज़ है। ये आप समझिए इस बात को। ये पहली बात हो गई। अब अगर गुड न्यूज़ की हम बात करें, जिसके ऊपर मार्केट कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है भाई, क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो लगातार डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 2 फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो यही कि भाई डिक्रीज़ होना ही अपने आप में एक फ़ायदा है। ऐसे भी हम रशिया से जो क्रूड ऑयल वगैरह जो हम ख़रीदते हैं तो वहाँ पर 66 रुपये के प्रति बैरल के हिसाब से हमें ख़रीदना पड़ता है। तो ऑलरेडी हम सस्ता ज़रूर ख़रीद रहे हैं, लेकिन दुनियावी लेवल पे, ग्लोबली लेवल पे जो क्रूड का जो प्राइस है वो घट रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखिए, क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्टर है वो इंडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, मतलब टॉप 3 इंपोर्टर में से इंडिया भी एक इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। अब क्रूड ऑयल का प्राइस जो घट रहा है ये एक अपने आप में ये एक तो अच्छी बात है। हम तो पहले से भी सस्ता खरीद रहे हैं, लेकिन अगर हम सस्ता खरीद रहे हैं रसिया से, अगर ये ऑलरेडी ग्लोबली लेवल पे सस्ता होता है तो ये रसिया में भी और सस्ता मिलेगा मुझे। हम पहले भी सस्ता खरीद रहे हैं, लेकिन ये और भी सस्ता मुझे मिलेगा। तो ये पहली गुड न्यूज़ है। दूसरी बात ये है कि भाई डॉलर जो है वो रुपये के मुकाबले में लगातार डिप्रिसिएट हो रहा है। तो
ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आपने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि भाई डॉलर बहुत ज़्यादा भाग रहा था और बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा था, तो उसके अंदर गिरावटें आ रही हैं। मैंने इसके बारे में कल परसों की वीडियो में भी कहा था कि पिछले 1 मंथ का अगर आप डेटा देखेंगे डॉलर का, तो डॉलर लगातार घटता हुआ आ रहा है रुपये के मुकाबले में और दुनियावी करेंसीज़ के मुकाबले में। तो ये एक अच्छी बात है कि डॉलर की कीमत कम हो रही है, डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, ये एक अच्छाई वाली बात है। इससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर निवेश भी करेंगे। और दूसरी बात, क्रूड के लिए मैंने कहा ना, क्रूड ऑयल के प्राइस घटने से 2 फ़ायदा, एक तो घटना क्रूड ऑयल का प्राइस, ये अपने आप में फ़ायदा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हमको जो पेमेंट करना पड़ता है वो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। अब सोचिए कि हमको $1 कंप्लीट करने के लिए 87-88 रुपये देना पड़ रहा था कुछ दिन पहले, अभी महीना दिन पहले की बात है, 20 दिन 25 दिन महीना दिन पहले की बात है, और अब मुझे सिर्फ 85 रुपये 26 पैसे देने की ज़रूरत होगी, तो हम $1 कंप्लीट कर जाएंगे। मतलब $1 का पेमेंट हम 85 रुपये इंडियन 85 रुपये 26 पैसे या ऐसा कुछ है, कुछ पैसे करके हम दे सकते हैं और फिर हमारा $1 का पेमेंट कंप्लीट हो सकता है। तो ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक गुड न्यूज़ के रूप में हो सकता है और मार्केट को गुड न्यूज़ के वे में लेना चाहिए। लेकिन मार्केट ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। आज की अगर बात करें तो 3% मैंने आपको बता ही दिया, स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर 3% से प्लस की गिरावट दिख रही है। आने वाला टाइम में या जब आप वीडियो आप देख रहे हैं तो पता नहीं कैसा रहता है मार्केट, या फिर मार्केट बंद होने तक कैसा रहता है, तो ये एक अच्छी बात है। प्लस यहाँ पर एक बात और भी रखें कि मतलब अभी जो है ना, आज का जो मौका है वो ऐसा लग रहा है कि भाई लमसम वगैरह करने का मौका है, तो बिल्कुल लमसम वगैरह आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 3% की गिरावट एक बहुत हेल्दी गिरावट मानी जा सकती है, तो यहाँ पर लमसम आप कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, लमसम अगर आप कर रहे हैं तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो 1:15 बजे के बाद आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है 2 बजे वीडियो देख रहे हैं, तो आप कभी भी 1 बजे के बाद ही आप लमसम करें, उससे पहले तो लमसम मत करिए। 1 बजे के बाद ही आपको लमसम करना चाहिए। उसमें भी आपको ख्याल रखने वाली ये बात है कि भाई थोड़ा बहुत करके लमसम करना है। अगरचे आपके पास पूरा भरपूर पैसा हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लमसम अभी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अमाउंट है जो कि मार्केट में ड्रॉप करने की ज़रूरत है इन गिरावटों का फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये सारी बातें कंप्लीट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पिछले 1 ईयर में जो गिरावट है वो आपके सामने में है। पिछले 1 ईयर में जो लास्ट के 6 महीने 7 महीने रहे हैं उसमें बहुत ही भयंकर गिरावट रही है, और इतनी ज़्यादा गिरावट रही है कि बहुत सारे फंड्स हैं जो 3 महीने और 6 महीने के रिटर्न्स तो नेगेटिव दे ही रहे हैं, और कुछ स्कीमें ऐसी हैं, कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनके 1 ईयर के रिटर्न्स भी नेगेटिव में शो हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 4 ऐसी स्कीमें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ जिसने 50% से लेकर 90% तक का रिटर्न्स दिया है। आखिर इस फंड के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है और चारों फंड में कॉमन क्या बातें हैं और क्यों ये इतना अच्छा खासा रिटर्न्स बना पाई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर चलिए अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अगर मैं आपको फ़ंड का नाम बताऊँ तो यहाँ पर फ़ंड का नाम आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले नंबर पर मिराई एसेट जो म्यूचुअल फंड AMC है उसकी तरफ से मिराई एसेट हैंग सेंग टेक ETF FOF है, यानी है मिराई एसेट की तरफ से हैंग सेंग ETF है, टेक ETF यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करने वाला ये एक फंड्स ऑफ फंड्स ETF है, समझ रहे, ETF फंड्स ऑफ फंड्स है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, एक तो फंड्स ऑफ फंड्स है और दूसरा है कि ETF है, और तीसरा है कि भाई हैंग सेंग है, समझ रहे हैं ना। यानी आप इस बात को समझिए कि ये फॉरेन इक्विटी के अंदर ये निवेश कर रहा है, यानी ये एक इंटरनेशनल फंड है। दूसरे नंबर पे जो फंड है, इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 90% का रिटर्न्स दिया, पिछले 1 ईयर में 90.76% का रिटर्न्स दिया। दूसरे नंबर पे भी मिराई एसेट का ही है, मिराई एसेट हैंग सेंग टेक ETF, समझ रहे हैं। तो ये टेक ETF है और वो टेक ETF फंड्स ऑफ फंड्स था, समझ रहे हैं। और इस फंड की अगर मैं बात करूँ तो 60.84% का रिटर्न्स दिया है। तीसरे नंबर पे DSP वर्ल्ड गोल्ड फंड्स ऑफ फंड्स है। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 50.37% का रिटर्न्स दिया है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो निप्पॉन इंडिया का ETF हैंग सेंग 20 है जिसने 49% से 49.76% का रिटर्न्स दिया है। तो मैंने आपको कहा ना कि भाई यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जो कि ETF है
और बहुत सारे ऐसे जो फंड्स ऑफ फंड्स है। तो एक तो फंड्स ऑफ फंड्स है और ETF है, और यहाँ पर एक चीज़ जो कि चारों ही स्कीम के अंदर मेन है और ख़ास है और कॉमन है, जो कि आपको ज़रूरी देखना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल फंड के अंदर ये लोग इंटरनेशनल इक्विटी के अंदर ये सारे फंड अपने पैसे को, ज़्यादातर पैसों को निवेश कर रहे हैं। इंटरनेशनल फंड है तो आप सोच कर देखिए कि यहाँ पर ज़्यादातर पैसे ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल मार्केट में, यानी आउट ऑफ इंडिया के मार्केट में हैंग सेंग में निवेश किया जा रहा है। तो ये एक कॉमन बात है जो कि चारों ही फंड और दो ETF है, 2 फंड है, फंड्स ऑफ फंड्स है। तो इन चारों में ये बातें जो कि बिल्कुल ही कॉमन है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस तरह के फंड में क्या ये रिटर्न्स देकर आपको इन्फ्लुएंस होना चाहिए और आपको निवेश करने का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं चाहिए, ये क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अगर देखता हूँ तो बिल्कुल इंडिया की मार्केट बहुत अच्छी नहीं थी, और बाहर हैंग सेंग की बात करें तो ठीक है, अपनी जगह पर ठीक ठाक था, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। आपकी ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनी हुई है तो उसमें कोई फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई इंटरनेशनल फंड मुझे लेना चाहिए, तो आप, ऐसा नहीं है कि पिछला जो पास्ट का जो रिटर्न्स है उसको देखकर आप यही फंड लें और इसी इंटरनेशनल फंड या ETF के अंदर आप निवेश करें। आपको रिसर्च करना चाहिए नए सिरे से और देखना चाहिए, डीपली एनालाइज करना चाहिए कि भाई आने वाला टाइम में अब कौन सा फंड है जो कि बेहतर हो सकता है मेरे लिए, कौन सा इंटरनेशनल स्कीम है जो कि मेरे लिए सूटेबल हो सकता है। तो आपको ज़रूरत हो तो जाकर आप ये रिसर्च करिए और रिसर्च करने के बाद ही आपको ये चीज़ें लेना चाहिए। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई सारे पॉइंट्स आपको ईजिली समझ में आ चुके होंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, इन पे जो भी बातें करनी थी वो सारी बातें मैं कर चुका हूँ। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न रहता है या कुछ भी ऐसा इशू रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। आप अपना वैल्यूबल फीडबैक भी ज़रूर ही दीजिए, और वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट और भी मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।